नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राव। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरसी का प्रैक्टिस सेशन, जो आपको बहुत फायदा देगा कैट 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आज से हम इस सीरीज में 8 आरसी पैसेजेस देखेंगे, वेरियस सब्जेक्ट एरिया से, वेरियस डिफिकल्टी लेवल्स के, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पहले कैट में आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस लेके ये सीरीज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे पहला पैसेज जो 8 के ऊपर है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए, कैसे इस पैसेज को सॉल्व करना है। एक्चुअली अगर आप कैट में इस पैसेज से आप इनकाउंटर करते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, चलिए देखते हैं। तो पैसेज आपको दिख रहा है, विक्टर हुगो के बारे में है। उनके अब मैं थोड़ा पहले पैसेज का रीड पढ़ लेता हूँ। 8 के बारे में है ये तो पता ही है। विक्टर हुगो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े राइटर पोएट थे, तो उनके बारे में है। तो मैं एक बार रीड पढ़ लेता हूँ। विक्टर हुगो's posthumous reputation rests mainly upon his magnificent and dauntingly prodigious output as a man of letters. Okay, तो आपको पता चल गया होगा कि इस पैसेज को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा वोकैबुलरी अच्छा होना पड़ेगा। जैसे वर्ड्स लाइक posthumous, वर्ड्स लाइक dauntingly, prodigious, मैन ऑफ लेटर्स, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो अगर आपने से 3 महीने से ज्यादा वोकैबुलरी प्रिपेयर किया है तो आपको पता ही होगा। Hugo's great literary reputation and historical significance has, however, tended to overshadow. Okay, as a novelist, Hugo was never quite a realist. His books are too elliptical and fantastical. Okay, आगे देखते हैं. This is a very 20th century way for an artist to operate. Okay, it is this aspect of Hugo's art which explains why he appears in Andre Breton's first Surrealist Manifesto of 1924. Okay, Hugo himself could be different about his art and clearly saw it as a secondary activity. ठीक है, तो ये पैसेज है आपका। पैसेज मैं ये नहीं बोलूंगा कि रीड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये मीडियम लेवल का रीड है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल का रीड है। और ये आर्ट के बारे में है, थोड़ा सा लंबा है। इट वुड बी अबाउट से 600 प्लस वर्ड्स। तो आपको पहले ये सोचना है, क्या ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मैं अभी अटेम्प्ट करूंगा, फिर आप क्वेश्चंस देखिए। Which of the following statements is the author of the passage most likely to disagree with? इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। देखिए, कैट सैट इस तरह के टेस्ट में आपको पूरा का पूरा पैसेज समझना पड़ता है, आपको पूरा का पूरा पैसेज अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस जो सारे पैसेजेस के एंटायर पैसेज से किया जाता है, which of the following statements is the author of the passage most likely to disagree with? ठीक है, तो मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, why does the author categorize Hugo's visual art in the genre of surrealism? ये शायद आपको एक पैराग्राफ में मिल जाएगा। 6 पैराग्राफ थे, आपको याद है, मैंने छोटा करके ये साइड में डाला है। आपको ये शायद किसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। आगे देखते हैं। What does Andre Breton mean when he says Hugo is surrealist when he isn't stupid? आपको यू हैव टू कीप योर आईज ओपन कि ये आपको कहीं पे दिख जाएगा। ये जो सेंटेंस है, ह्यूगो इज अ सरियलिस्ट व्हेन ही इजंट स्टूपिड, ये आपको पैसेज में कहीं पे ये सेंटेंस वर्बैटिम मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पढ़ना होगा, आसपास पढ़ के ये समझना होगा कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन। In the last paragraph, when the author says, but it was no mere hobby, he means that. लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, जब फर्स्ट लाइन पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट इट इज नो मियर हॉबी, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये था, तो इसका क्या मतलब है। तो ये तो एकदम सिंगल पॉइंट क्वेश्चन ही है, मतलब आपको लास्ट पैराग्राफ में पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा। चलिए पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। आपको 2 चीज याद रखना है। एक, ह्यूगो इज सरियलिस्ट व्हेन ही इजंट स्टूपिड, ये एक स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था, बट इट वाज नो मियर हॉबी, जो 4th पैराग्राफ में था। ये मुझे, जब हम इस जगह पे आएंगे, हमको थोड़ा थोड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। चलिए, let's start with the passage. Victor Hugo's posthumous reputation rests mainly upon his magnificent and dauntingly prodigious output as a man of letters, as a novelist, a poet, a playwright, and essayist, whose great work, La Miserable, was already being praised in his lifetime as one of the most important novels ever written.
तो ये सेंटेंस क्या बोलता है? इट्स इंट्रोड्यूसिंग द पैसेज। तो ये बोल रहा है कि जनरली हम लोग विक्टर ह्यूगो को उनका जो पॉस्थ्यूमस मतलब डेथ के बाद जो रेप्यूटेशन है, वो रेप्यूटेशन जनरली वो राइटर, पोएट, एसेइस्ट थे, इस वजह से है। और ला मिजरेबल उनका जो नॉवल है, वो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स माना जाता था उन्हीं के लाइफ टाइम में। तो हम लोग विक्टर ह्यूगो को जनरली जानते हैं एज अ राइटर, एज अ पोएट। Hugo is also one of the great historical figures of his era. Born in an age of imperial glory, he lived through revolutions, uprisings, and massacres, and was an eyewitness and sometimes participant in the great political convulsions of his time. For all of these reasons, he is often seen as the very incarnation of the French 19th century. मतलब वो तो राइटर, पोएट, एसेइस्ट तो थे ही, ड्रामेटिस्ट तो थे ही, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत बड़े एक हिस्टोरिकल फिगर थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, उन्होंने रेवोल्यूशंस देखे थे, अपराइजिंग्स देखे थे, मैसेकर्स देखे थे, वो आई विटनेस थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कन्वल्शंस थे। पॉलिटिकल कन्वल्शंस मतलब चेंजेस के, ठीक है। तो वो एक इनकारनेशन आप बोल सकते हैं, एक एकदम अवतार है फ्रेंच 19th सेंचुरी का, ये भी आप बोल सकते हैं। Hugo's great literary reputation and historical significances, however, tended to overshadow another aspect of his creativity, the fact he was a dedicated and gifted visual artist. ये जो ह्यूगो का जो रेप्यूटेशन है एज अ राइटिस्ट, एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज एन एसेइस्ट, और ये एक हिस्टोरिकल लार्जर लाइफ फिगर जो इनका एक रेप्यूटेशन है, वो ओवरशैडो कर देता है किस चीज को? उनका आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट थे वो, बहुत अच्छा पेंटर भी थे वो। तो वो पेंटिंग का जो उनका क्वालिटी है उसको ओवरशैडो कर देता है। A new and beautifully produced book, Victor Hugo, The Dark Romanticist, brings together over 60 works of Hugo drawn from a recent exhibition at the Leopold Museum in Vienna, together with a selection of essays by prominent art critics. It goes a long way towards restoring the importance of Hugo's art and makes a small but important contribution to understanding his vast ambition. तो ये बोल रहे हैं कि एक बुक आया है नया जो विक्टर ह्यूगो के पेंटिंग्स को दर्शाता है, जो एक रिसेंट एग्जीबिशन हुआ था लियोपोल्ड म्यूजियम में, वियना में। वहां से 60 वर्क्स को लेता है और उन वर्क्स के ऊपर आर्ट क्रिटिक्स ने जो लिखा है, जो एसेस लिखे हैं, उनको दर्शाता है। ठीक है। तो ह्यूगो के आर्ट को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिखाता है। एज अ नॉवेलिस्ट ह्यूगो वॉज नेवर क्वाइट अ रियलिस्ट। नॉवेलिस्ट जब वो लिखते थे, वो रियलिस्ट नहीं थे। उनका काफी एलिप्टिकल और फैंटास्टिकल टाइप का ऐसे होता था। मतलब वो ये नहीं दर्शाते थे कि एक्चुअली फ्रेंच लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर लाइक लोग कैसे तकलीफ में है, या फिर लोग कैसे लाइफ लीड करते हैं, ये नहीं दिखाते थे। उनके बुक्स काफी सारे एलिप्टिकल और फैंटास्टिकल होते थे। मतलब थोड़े लाइक फैंटास्टिक बीस्ट्स हो सकते हैं, एलिप्टिकल मतलब थोड़ा सरियलिस्ट हो सकता है। आप कुछ ऐसे कोई सिंपल चीज को बहुत ही एक सरियल वे से वो लोग वो दर्शाएंगे, इस तरह के बुक्स थे। बट ही वॉज अ मास्टर एट क्रिएटिंग व्हाट रोलैंड बार्थेस कॉल्ड l'effet du réel। l'effet du réel का मतलब है the effect of reality, the illusion of reality in literature, the illusion of reality in literature। तो वो एक मास्टर थे लिटरेचर में एक इल्यूशन ऑफ रियलिटी क्रिएट करने में। वो करेंगे सरियल तरीके से, फैंटास्टिकल तरीके से, जैसे वो किसी फैंटास्टिक बीस्ट को, जैसे हैरी पॉटर है, बीस्ट किसी बीस्ट को दिखा के वो एक्चुअल में रियलिटी दिखा रहा है। In contrast, the main characteristics of the works reproduced here is their supernatural unreality and definitely dark। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉवेल्स तो वो रियलिस्ट नहीं थे, सरियलिस्ट नॉवेल्स लिखते थे या एलिप्टिकल या फैंटास्टिकल नॉवेल्स लिखते थे, लेकिन ये जो पेंटिंग है, ये सुपर नेचुरल अनरियलिटी दिखाता है, बहुत ज्यादा डार्क एक पिक्चर दिखाता है। The most persistent images are of ruined cathedrals and castles, while human figures are often bent and grotesque, and sometimes the kind of otherworldly demons you might see in the works of William Blake and the whole generation of romantic artists fascinated by the Gothic and the medieval। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि विक्टर ह्यूगो का जो पेंटिंग था वो बहुत ज्यादा डार्क चीजें दिखाता था, जैसे कैथेड्रल टूट चुका है, ठीक है, या फिर ह्यूमन फिगर जो बहुत ज्यादा ग्रोटेस्क है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ज्यादा सोचिए किसी को लकवा मार गया है, या फिर कोई ब्लाइंड है एकदम,
वो क्रुकेड है, इस तरह के रियलिटीज दिखाता था। कैसल्स जो टूट चुके हैं, एकदम डार्क, वहां पे भूतों का डेरा है, इस तरह के कैसल्स दिखाते थे। और अदर वर्डली डीमंस, मतलब राक्षस डीमंस दिखाते थे। जिस तरह का पेंटिंग आपको विलियम ब्लेक या जो और एक जेनरेशन ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट्स है उनके काम में दिखेगा, फैसिनेटेड बाय गॉथिक एंड द मेडिवल। गॉथिक और मेडिवल से फैसिनेटेड होकर रोमांटिक आर्टिस्ट ने जिस तरह का पेंटिंग किया था, उसी तरह का पेंटिंग और ज्यादा डार्क तरीके से विक्टर हुगो ने किया था। तो इसीलिए बुक का नाम है द डार्क रोमांटिसिस्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा डार्क वे में दिखाते थे। However, the images are not just reproductions of older archetypes, so often the case with the Romantics, but are taken directly from Hugo's own dreams or nightmares or other forms of hallucinatory visionary experience. लेकिन एकदम जो पुराने तरह के आर्केटाइप्स है, मतलब जो पुराने एग्जाम्पल्स है, डायरेक्टली वहां से पेंटिंग्स नहीं लिया गया है जैसे जनरली रोमांटिक्स लेते हैं, उस तरह का ये नहीं है। खुद के ड्रीम्स या खुद के नाइटमेयर से उन्होंने ये हैलुसिनेटरी और जो विजनरी एक्सपीरियंस हुआ था उनको, उसी से इन्होंने ये पेंटिंग किया है ह्यूगो ने। ह्यूगो हैड अ प्रोनाउंस्ड इंटरेस्ट इन ओकल्टिज्म। ओकल्टिज्म मतलब भूतों को बुलाना, या फिर जो प्लानचेट होता है, सियांसेस होता है, उस तरह के ओकल्टिज्म जो होता है जहां से आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस तरह का। He had a pronounced interest in occultism and attended the kind of spiritual seances which were fashionable in Paris in the 1850s. Seance मतलब प्लानचेट करता है, जो भूत को बुलाने वाला। आपने देखा होगा एक ट्राइपॉड के ऊपर वो पेपर लेके पेंसिल रखते हैं, तो एक मीडियम होता है, वहां से कोई भूत को अगर आप बुलाना चाहते हैं, वो seances होता है। He documented his experiences at these events and believed that he could channel spirits, which helped him produce his arts. वो बिलीव करते थे कि वो स्पिरिट्स को चैनल करते थे अपने आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। This is a very 20th century way for an artist to operate, an early, if primitive, attempt at producing the kind of automatic art that was so prized in the 1920s and 1930s by the surrealists, who would allow their hands to move randomly across the page, driven by the subconscious alone. ये बहुत ज्यादा एक मॉडर्न तरीका है जो हुगो के बाद आया था, 1920s या 30s में आया था। ओके, जहां पे सरियलिस्ट जो है वो बिल्कुल ही रैंडमली पेन चलाते थे, सबकॉन्शियस माइंड में उनका क्या चल रहा है उस हिसाब से अपना पेन चलाता है। नथिंग लाइक रियलिस्टिक कुछ रेप्लिकेट करना है कैनवस में। It was this idea that provided for them the missing link between art and psychoanalysis. This is why many of the works here are terrifying in a way that, like the best surrealist images, still remains mysterious and inexplicable. ये जो उनका तरीका था सबकॉन्शियस से पेंट करने का, ये एक लिंक बनाता था आर्ट और साइको एनालिसिस के बीच में। यहाँ पे जो इमेजेस है विक्टर ह्यूगो के जो पेंटिंग्स है, वो इन अ वे टेरिफाइंग है, वो डरावना है, क्योंकि सरियलिस्ट जो इमेजेस बाद में आए थे उनके जैसे ये भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इनएक्सप्लिकेबल है। मतलब आप समझा नहीं पाएंगे ये क्या है, मिस्टीरियस है। Two clear examples are Skull-Headed Devil from 1873 and Laces and Ghosts from 1855, which could easily be mistaken for early etchings of Max Ernst. Max Ernst एक surrealist painter है। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये स्कल हेडेड डेविल या लेसेस एंड घोस्ट्स ने किसने पेंट किया है, तो आपको लगेगा कि किसी सरियलिस्ट पेंटर ने 1920s में ही किया होगा इस चीज को, इस पेंटिंग को। इतना ज्यादा वो सरियलिस्ट था, सरियलिज्म आने से पहले ही। It is this aspect of Hugo's art which explains why he appears in Andrew Breton's first Surrealist Manifesto in 1924 in a pantheon of Surrealist heroes, which also includes Marquis de Sade. Marquis de Sade आपने सुना होगा, sadism उनके नाम से आता है, एडगर एलन पो एंड बॉडलेयर। तो जो बहुत बड़े सरियलिस्ट आर्टिस्ट है, हीरोज है, जैसे मार्की द साद, एडगर एलन पो, बॉडलेयर, इन सब के साथ एंड्रू ब्रेटॉन के लिस्ट में फर्स्ट सरियलिस्ट मैनिफेस्टो में विक्टर हुगो का भी नाम आता है। Breton had no time for Hugo's writings. He especially despised what he called his literary sentimentality and conventional prose style, but he admired Hugo's artistic methods, which emphasized the role of chance and included scratching, smearing, experimenting in sepia, and allowing images to emerge from the materials as well as from the artist's imagination. तो ये जो एंड्रू ब्रेटॉन है, एंड्रू ब्रेटॉन
को विक्टर हुगो के राइटिंग्स पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा सेंटिमेंटलिटी है उनके राइटिंग में और बहुत ज्यादा पुराना प्रोज स्टाइल है उनका, ये पसंद नहीं है। लेकिन उनको विक्टर हुगो का पेंटिंग बहुत पसंद था और उन्होंने बोला था कि जैसे सरेलिस्ट पेंटिंग होता है, कभी कहीं पे स्क्रैच कर दिया, कहीं पे स्मियर कर दिया, पेंट लगा दिया, कहीं पे सेपिया में पेंट किया, जैसे रेडिश एक पेंसिल का जो ये होता है उसमें, या अलाउइंग इमेजेस टू एमर्ज, मटेरियल से भी इमेज निकल सकता है कि मैं एक कपड़ा लेके उसमें इंक डाल के या उसमें पेंट डाल के कैनवस पे डाल देता हूँ, उससे भी एक इमेज आ सकता है और आर्टिस्ट की इमेजिनेशन से भी आ सकता है। ये सब उनके पेंटिंग में देखा जाता है। दिस इज व्हाट ब्रेटन मेंट व्हेन ही सेड दैट ह्यूगो इज सरियलिस्ट व्हेन ही इजंट स्टूपिड। ये एक क्वेश्चन है हमारा, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे मतलब समझना होगा। मतलब ये है कि एंड्रे ब्रेटन ने बोला था कि ह्यूगो इज सरियलिस्ट व्हेन ही इजंट स्टूपिड। मतलब जब वो लिखते थे तब वो स्टूपिड है, लेकिन जब वो पेंट करते थे तब वो सरियलिस्ट है, बहुत बड़े पेंटर है। लेकिन अगर वो पेंट नहीं कर रहे हैं तो वो स्टूपिड है। जब वो स्टूपिड नहीं है, मतलब जब वो लिख नहीं रहे हैं, तब वो सरियलिस्ट है। तो ये है इसका मतलब। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। Hugo himself could be different about his art and clearly saw it as a secondary activity, but it was no mere hobby. ऐसा हो सकता है कि ह्यूगो वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज आर्ट और वो राइटिंग का एक सेकेंडरी एक्टिविटी उनको समझते थे, लेकिन ये कोई हॉबी एक्चुअली नहीं था। हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट फ्रेंड्स which included Eugene Delacroix, who said that if Hugo had chosen to become a painter rather than a writer, he would have been one of the greatest of the century. And the poet and critic Théophile Gautier, who noted in one of the first articles ever written on Hugo's art that if he were not a poet, Victor Hugo would be a painter of the first rank. He excels at mixing in his wild and somber fantasies the chiaroscuro of Goya with the terrifying archetypal effects of the Piranesi. तो ये जो लोग हैं डेलाक्रो और गॉटिये, इन दोनों ने बहुत ज्यादा तारीफ किया था विक्टर हुगो का। What this book reveals is not just the truth of Delacroix's or Gautier's views, but also that Hugo transcended his time. A visionary artist, he unlocked his unconscious mind and became, if not a prophet of the 20th century art, then a precursor of it. तो ये बुक क्या बोलता है? ये बुक एक्चुअली दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि 20th सेंचुरी आर्ट का प्रॉफिट मेसाया है विक्टर हुगो, लेकिन डेफिनेटली 20th सेंचुरी आर्ट का प्रीकर्सर तो है ही। मतलब 20th सेंचुरी आर्ट वाज स्टार्टेड रादर बाय विक्टर हुगो। ठीक है, तो ये है आपका पैसेज। नॉट वेरी डिफिकल्ट आई वुड से, आप अगर ठीक से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई वुडंट से, तो ये पूरा पैसेज मीडियम टू डिफिकल्ट रेंज में मैं रखूंगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following statements is the author of the passage most likely to disagree with? तो किस सेंटेंस से डिसएग्री करेंगे? मतलब 3 सेंटेंस से एग्री करेंगे, एक सेंटेंस से डिसएग्री करेंगे। Many of the visual works of Victor Hugo were influenced by the grotesque forms of the Gothic and the medieval. नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, उन्होंने बोला था कि ये सेंटेंस आप देखिए। William Blake and the whole generation of romantic artists fascinated by the Gothic and medieval art, the most persistent images, ये सब उन्होंने ड्रॉ किया था। कैथेड्रल्स ऑफ केसल्स के ruined images, फिर ह्यूमन फिगर्स बहुत ज्यादा ग्रोटेस्क है, डीमंस का किया था, जो देखा जाता है गोथिक और मेडिवल आर्ट से इन्फ्लुएंस हुए रोमांटिक आर्टिस्ट के पेंटिंग्स में। ऐसा नहीं है कि मेनी ऑफ विक्टर हुगोज वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोटेस्क फॉर्म्स ऑफ द गोथिक एंड द मेडिवल। नहीं, रोमांटिक आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस हुए थे। विक्टर हुगो का जो इन्फ्लुएंस था वो खुद के ड्रीम्स और नाइटमेयर्स थे। उन्होंने एक्चुअली ये बोल दिया है कि विक्टर हुगो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन ड्रीम्स एंड ओन नाइटमेयर्स। ऐसा नहीं है कि वो आर्किटाइपल बहुत ज्यादा पुराने तरीके का पेंटिंग करते रहते थे। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बाट आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम हुगोज ओन ड्रीम्स और नाइटमेयर्स। ठीक है, एंड फ्रॉम अदर हैलुसिनेटरी विजनरी एक्सपीरियंस। तो ए मोस्ट लाइकली ऑथर एग्री नहीं करेंगे। बी देखते हैं, विक्टर हुगोज आर्ट वर्क्स आर नॉट व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इफ यू ओनली न्यू हिम फ्रॉम हिज राइटिंग्स। ऑब्वियसली ये तो सही है ही, ये तो ट्रू है ही। विक्टर हुगो का अगर आप सिर्फ विक्टर हुगो के नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उनका आर्ट वर्क कैसा होगा
ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका आर्ट वर्क बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एक्चुअली दिया गया है कि एज अ नॉवेलिस्ट हुगो वाज नॉट नेवर क्वाइट अ रियलिस्ट, लेकिन एज एन आर्टिस्ट ही वाज डार्क, ही वॉज एक्सट्रीमली ग्रोटेस्क। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क थे, बहुत ज्यादा फैंटास्टिकल और एलिप्टिकल बुक्स होते थे, लेकिन उनका आर्ट बहुत ज्यादा डार्क और सुपर नेचुरल अनरियलिटी होता था उसमें। तो दोनों डिफरेंट थे। तो अगर आप आर्ट वर्क उनका नहीं देखेंगे, सिर्फ नॉवेल्स के ऊपर उनको डिसाइड करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी सही है। Though Victor Hugo's visual works have similarities with romantic artists, there is also a very modern sensibility at work. तो ये तो पूरे पैसेज में ही दिया गया है। This is actually ये लाइन दर्शाता है, this is a very 20th century way for an artist to operate। मतलब हाँ, उनका जो आर्ट था वो ये गॉथिक और मेडिवल इंस्पायर्ड जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे जैसे विलियम ब्लेक, उनसे थोड़ा मिलता था, लेकिन उनका जो पेंटिंग था, हुगो का जो पेंटिंग था, वो काफी ज्यादा मॉडर्न था, एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी था उसमें। तो सी भी सही है। द बुक मेंशन बाय हिम इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज एप्टली सबटाइटल्ड द डार्क रोमांटिक। डार्क रोमांटिक मैंने आपको ये समझाया कि ये बुक डार्क रोमांटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि उनके पेंटिंग्स काफी डार्क होते थे, लेकिन रोमांटिक पेंटर्स से मिलते थे, तो इसीलिए डार्क रोमांटिसिस्ट, ठीक है, जो नाम था उनके बुक का, it was called dark romanticist। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शंस ए बी सी डी। तो बी सी डी के साथ ऑथर एग्री करेंगे, ए वुड बी योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर कैटेगराइज हुगोस विजुअल आर्ट इन द जॉनरा ऑफ सरियलिज्म? सरियलिज्म में क्यों हुगो के आर्ट को कैटेगराइज करता है? ऑथर ने बोला है कि हाँ, इनका आर्ट रोमांटिक आर्टिस्ट से मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली सरियलिस्ट पेंटर है। क्यों? ये आपको मिलेगा इस पैराग्राफ में। ये इधर एक्चुअली सरियलिज्म के बारे में लिखा है, पैराग्राफ 4 और 5 में। देखते हैं। Hugo connected his paintings to the dark corners of his mind through his visual work, in contrast to his literary work. Okay. Many of Hugo's paintings are very similar to the works of the great surrealist painter. Of course, ये तो करेक्ट नहीं है। दो ही वर्क उन्होंने मेंशन किया है, अगर आप देखेंगे तो दो ही ऐसे वर्क्स उन्होंने मेंशन किया था। एक था आपका द स्कल हेडेड डेविल और दूसरा था लेसेस एंड घोस्ट, जो अगर आप बिना नाम पढ़े देखेंगे कि किसका पेंटिंग है, आपको लगेगा किसी सरियलिस्ट जैसे मैक्स अर्न्स्ट का पेंटिंग है। Hugo let his brush move as freely on the canvas as his mind moved in the realms of the subconscious. Many of Hugo's paintings resemble closely the bizarre and unpredictable nature of the early 20th century surrealist painter. मेरे ख्याल से आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये फोर्थ पैरा में, this is why many of the works here are terrifying in a way that, like the best surrealist images, still remains mysterious and inexplicable। मतलब बहुत सारे ऐसे हुगो के पेंटिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा बिजार है और इनप्रेडिक्टेबल नेचर के हैं। मतलब वो समझ नहीं पाएंगे उनको, इनएक्सप्लिकेबल है, जैसे 20th सेंचुरी सरियलिस्ट पेंटर्स थे। इसीलिए ह्यूगो को सरियलिस्ट पेंटर्स के कैटेगरी में डाला गया है। लास्ट में ये भी बोला गया है कि हाँ, अगर ये हो सकता है कि वो प्रॉफिट नहीं है सरियलिस्ट पेंटिंग के, लेकिन डेफिनेटली प्रिकर्सर है। मतलब उनसे सरियलिस्ट पेंटिंग जहां से शुरू हुआ है उससे जस्ट पहले हुगो का वर्क भी आता है। तो डी इज योर बेस्ट ऑप्शन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एंड्रू ब्रेटन मीन व्हेन ही सेज ह्यूगो इज सरियलिस्ट व्हेन ही इजंट स्टूपिड? ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। ह्यूगो, एंड्रू ब्रेटन को उनका राइटिंग पसंद नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जब वो लिखते थे वो स्टूपिड थे, लेकिन जब वो पेंट करते थे वो सरियलिस्ट थे। लेट अस सी। Hugo's literary sentimentality and conventional prose style made his literary work seem stupid in the 20th century. Hugo's paintings, like some of his writings, were exaggerated and self-indulgent, tenderness, melancholy, and nostalgia. Hugo's bold experiments in his visual works cannot be founded in most of his literary works. Hugo the writer was inferior and therefore more stupid than Hugo the surrealist painter. So D actually इस आइडिया को ठीक से दर्शाता है, एक कंपैरिजन देता है कि वो बोल रहे हैं कि जब वो पेंटिंग करते थे वो सरियलिस्ट पेंटर थे और उनका राइटिंग उतना अच्छा नहीं था। तो हुगो द राइटर वाज इंफीरियर and therefore more stupid than Hugo the surrealist painter. So D is your
आंसर वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में है ये। In the last paragraph, when the author says, but it was no mere hobby, he means that. क्या मतलब है इसका? Although Hugo pursued painting as a mere hobby of a dilettante, dilettante का मतलब है जो किसी चीज को सिर्फ शौक के लिए करता है, लाइक प्रोफेशनली नहीं करता। Any art connoisseur, connoisseur मतलब expert, any art connoisseur would consider them professional. Though Hugo pursued visual art as a sideline, both he and his distinguished artist friends took his art seriously. बी मेरे ख्याल से ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है his distinguished artist friends, which included Eugene Delacroix, who said that if Hugo had chosen to become a painter rather than a writer, और दूसरे जो उनके फ्रेंड है थियोफाइल गॉटिए, इन्होंने एक्चुअली बहुत सीरियसली लिया था उनके आर्ट को, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा सीरियस, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें पेंटिंग के लिए, जैसे राइटिंग में कॉन्फिडेंट था, पेंटिंग में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने भी सीरियसली पेंटिंग किया था। ठीक है। और उनके जो दोस्त है जैसे डेलाक्रोआ और गॉटिये, इन्होंने भी बोला था कि ह्यूगो बहुत ही बेहतरीन एक पेंटर है। Though Hugo's literary works were confined to the boundaries of realism, his visual works transcended all boundaries. Hugo's reputation as an author and a historical figure has tended to overshadow his great artistic name. ये वाला तो नहीं है। This is not what he meant by it was no mere hobby. उन्होंने बोला ये सिर्फ हॉबी नहीं था, मतलब दो साइडलाइन जैसे लिया था उन्होंने, जब दो एक सेकेंडरी एक्टिविटी जैसे लिया था, लेकिन एक्चुअली वो और उनके दोस्त भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं उनके आर्ट को। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।